Yes, sir, screen is तो visible. विजिबल है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो बच्चों, हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज डिस्कस करना है। कौन सा चैप्टर? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर यूं बोल दो स्टडी ऑफ चार्ज। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का? Flow of charge. प्रेजेंस ऑफ चार्ज अगर हम बोलें तो गलत नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के केस में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रेजेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के प्रेजेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। कहीं भी अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। अब चार्ज या तो आपका रेस्ट में प्रेजेंट होगा या फिर मोशन में प्रेजेंट होगा। दो तरीके से चार्ज प्रेजेंट हो सकता है आपका, या तो चार्ज रेस्ट पर रहेगा या फिर चार्ज मोशन में रहेगा। ठीक, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। और चार्ज की हम अगर रेस्ट पर बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज की अगर हम मोशन में बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट पे बात होगी तो उसे बोलेंगे हम स्टैटिक Static electricity. इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और अगर मोशन में बात होगी तो इसे बोलेंगे हम करंट Current इलेक्ट्रिसिटी। electricity. ठीक है, चलिए ये चार्ज के बारे में बिल्कुल फंडामेंटल। अब चार्ज होता क्या है, कैसे पता चला चार्ज नाम का कुछ होता है? कैसे पता चला? एनीवन कैन एक्सप्लेन? So charge is a physical property of matter that causes it to experience a force. किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी, तो डेफिनेशन लिखो पहले। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which it produces electrical and magnetic effects. Got it? किसी भी ऑब्जेक्ट की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करे उसे बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब आप कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कब होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट कब होता है? तो याद रहे बच्चों, चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो वो ओनली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देगा, ओनली इलेक्ट्रिसिटी वाला बिहेव देगा। लेकिन चार्ज अगर मोशन में होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला भी बिहेवियर रहेगा और साथ ही साथ वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी शो करेगा। अभी मैं जनरल बता देता हूं, किसी भी अगर लाइव वायर से आपको बोला जाता है इससे दूर रहना है। अपने घर के बाहर जो लाइन होती है वो किसी पॉल के थ्रू हमारे घर तक पहुंचती है, तो वो जो लाइव वायर है वो काफी हाइट तक रखे जाते हैं। हम पोल पे इतना पैसा क्यों वेस्ट करते हैं कि इतना हाइट तक हमें रखना होता है? और बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी में अगर हमें करंट उससे फ्लो करवानी है, बहुत हायर वोल्टेज होता है, तो आप देखते होंगे जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो बड़े से रोबोट वाले जो पोल होते हैं उनके ऊपर जो लाइन होती है वो काफी ज्यादा हाइट पे होती है, और उनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर होता है। नॉर्मली आप उसे इंस्टॉल भी नहीं कर पाते। दैट्स द रीजन, क्योंकि उससे चार्ज फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो होता है तो फिर वो करंट को रिलेट करता है टाइम के साथ कंडक्टर में, एंड देन उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट चालू हो जाता है। तो इसीलिए उन लाइव वायर को काफी ज्यादा हाइट तक रखा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी चार्ज की कि चार्ज होता क्या है, एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो मैं आपको बता दूं कि
बेंजामिन फ्रैंकलिन, सभी ने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट का, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक काइट ली, एक एंड पर की, मतलब चाबी, एक एंड पर की को उन्होंने होल्ड किया, और दूसरे एंड पर, और जो उन्होंने काइट को फ्लाई करवाया वो विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टर, मतलब वो कोई धागा नहीं था, थ्रेड नहीं था, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर उन्होंने उस काइट को फ्लाई करवाया, ठीक। मतलब ये मान लो कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, यहां से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से कोई काइट है और ये इसको फ्लाई करवा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक की, ठीक है, इनके ऑफिस की या कार की जो भी की थी वो इन्होंने इस पर अटैच कर दी। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पर जो वेदर था, वेदर कंडीशन काफी खराब थी, थंडर वगैरह स्टार्ट हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे टाइम पर अगर हम मैं इस काइट को फ्लाई करवाऊंगा तो उस कंडीशन में जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, तो उस एयर ने इसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद यहां से चार्ज फ्लो होने स्टार्ट हुआ, क्योंकि चार्ज किसमें फ्लो होता है, कंडक्टर में। और बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक बहुत ज्यादा हेवी शॉक लगा, तो उससे ये पता चला कि जो लाइटनिंग होती है उसमें चार्ज होता है, क्या होता है बच्चों, जो लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है, चार्ज होता है, और उसी की वजह से हमें शॉक लगता है। बेसिकली जो चार्ज आपका स्टार्ट हुआ था वो इसी चीज से स्टार्ट हुआ था कि घर में आपने वोलन क्लॉथ वगैरह वियर करते हो आप, ठीक है, तो वहां एक हिजिंग नॉइज आपको सुनाई देती, कब, जब भी आप उसे रिमूव करते हो या फिर जब भी आप वियर करते हो तो उस टाइम, या फिर ब्लैंकेट वगैरह को आप जब अपने आसपास इधर मूव करवाते हैं सोते वक्त, तो वहां पर आपको हल्की सी लाइटनिंग दिखाई देती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है, वहां पर चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, और जो चार्ज है वो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अब चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्या होता है। बच्चों आपको पता होगा कि जो मास होता है, मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। गॉट इट बच्चों? कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इसी को बोलते हैं हम मास। मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसी को हम बोलते हैं मास। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास। क्या मास को हम किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बताएं बच्चों, क्या हम मास को किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी नहीं, क्यों, क्योंकि मास जो होती है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। नेचर में जितनी भी अवेलेबल है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जो मास होती है वो आपकी कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। जो मास होती है वो होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती, किसी पर डिपेंड नहीं करती। और नेचर में ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसमें से आपकी मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ओनली कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हैं। एक मास को अगर हम लें, होल्ड करें, तो हम उसे किसी और मास से कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि इस मास की वैल्यू कितनी है। अगर आप किसी मास की डेफिनेशन को स्टडी करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये कुछ फंडामेंटल है जो हमने हमारे लिए स्टेबल कर लिए हैं, या हमारे लिए हमने इनको स्टैंडर्डाइज कर लिया है कि हाँ 1 kg की जो ये क्वांटिटी, इसको 1 kg बोला जाएगा। इतनी क्वांटिटी को हम बोल देते हैं अगर 1 kg, तो इससे जिसको भी कंपेयर किया जाएगा तो वो या तो इससे ज्यादा होगी, इसके बराबर होगी, या इससे कम होगी। तो इस तरीके से हमने 1 kg को एक स्टैंडर्ड मैनर में रख लिया, और इसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम।
उसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? एसआई सिस्टम। ठीक, तो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम मास बोलते हैं। ठीक, अब जहां मास आ गया वहीं आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अब इस चैप्टर से आप सभी बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। मैं ग्रेविटेशन के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि ग्रेविटेशन आपकी, जो आप बोलते हैं कि न्यूटन साहब किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, कोई एप्पल यहां से गिरा और ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हुआ था। ग्रेविटेशन चैप्टर को लगभग 270 ईयर्स लगे थे डिफाइंड होने में। अराउंड कितने? 270 ईयर्स की ये इन्वेंशन। ये वन डे की इन्वेंशन नहीं है। टाइको ब्राहे, गैलीलियो, ऐसे करके काफी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इवन गैलीलियो का तो पूरी लाइफ ही इसी चीज में चली गई थी कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये एक दिन की खोज नहीं है, एक दिन का इन्वेंशन नहीं है। ये 270 ईयर्स से ज्यादा इस टाइम ग्रेविटेशन चैप्टर को डिफाइंड होने में लगा था। तो ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ग्रेविटेशन चैप्टर का मतलब होता है, बच्चों आपको पता है हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज चार्ज। क्या डिफाइन कर रहे हैं? व्हाट इज चार्ज। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गॉट इट? जो भी आप एक्चुअली आज बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। चैप्टर के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लें, ठीक है? बिल्कुल बेसिक अगर आपको पता होगा तो आपको चीजें कनेक्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है या फिर वो इसी चीज में उलझे रहते हैं कि हम ये चैप्टर आखिर पढ़ क्यों रहे, क्यों हमें पढ़ना। तो धीरे धीरे जब आप हिस्ट्री से चालू होते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा चीजें ऐसी चल रही है, ठीक है? तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि नेचर में अगर कोई दो मासेस है, नेचर में अगर कोई दो मासेस हैं, एक मास है आपका m1 और दूसरा मास है m2, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो नेचर में जो कोई दो मासेस हैं और वो किसी डिस्टेंस पर रखे हुए, आप दोनों को चिपका के भी रख देंगे तो भी ये फोर्स वैलिड है, ठीक? लेकिन जनरली हम दो मासेस के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है? तो नेचर में अगर कोई भी दो मासेस है किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो दोनों मासेस एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और जो ये फोर्स होता है वो ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ओनली कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। गॉट इट? और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरीके से दो इक्वेशन आती है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक? और दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनल हटता है तो ऑलवेज कांस्टेंट आता है जिसे हम g बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक? ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? सभी बच्चे अवेयर हैं इस चीज से? क्या बोला जाता है इसे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको बोला जाता है। एक्सक्यूज मी सर। इसी लॉ का दूसरा नाम है, बच्चा एक मिनट, उसी लॉ का दूसरा नाम है, वो क्यों पड़ा? क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 6 पॉइंट, कोई बताएगा जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 into 10 to the power minus 11. 10 raised to power minus 11 हाँ, न्यूटन यूनिट मीटर क्या होगी? स्क्वायर पर केजी। केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जल्द। और जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप पूरा लिखें, ये जी को बोला जाता है, इसीलिए इस लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी इसको बोला जाता है, ठीक है?
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको बोला जाता है। किसी बच्चे की कोई क्वेरी थी, बताएं। यस सर, आपने कहा था कि अगर हम किसी दो चीजों को चिपका के भी रख देंगे तब भी उनमें ग्रेविटेशन होगा, तो वो कैसे बिल्कुल होगा? बिल्कुल वही बताते हैं आपको। ये आपका मतलब ओलंपियाड का भी क्वेश्चन है, काफी अच्छा। ठीक है, अगर एक बॉडी है, स्फेयर मान लो इस, और दूसरा स्फेयर है, दोनों को आपने टच करके रखा हुआ है, यहाँ बीच में गैप नहीं है ना, टच करके रखा हुआ है, तो याद रखें यूनिफॉर्म बॉडी के लिए हम पढ़ते हैं जब तक हम टेंथ में ग्रेविटेशन चैप्टर ओनली यूनिफॉर्म बॉडी के लिए आता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप 11th के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसे। और यूनिफॉर्म बॉडी का जो पूरा मास होता है वो उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कहां पर होता है? सेंटर पर। तो याद रखें हमने क्या बोला था, इस लॉ की लिमिटेशन होती है कि ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी वो सेंटर टू सेंटर ली जाएगी। तो यहां से अगर इसकी Yes, रेडियस sir. आर है तो ये रेडियस भी कितनी हो गई? आर। ठीक, तो यहां भी ये लॉ काम करेगा। ऐसा नहीं ये दोनों का आपने चिपका के रख दिया तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, नो, ये गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स अब कितना रहेगा? F इक्वल्स टू, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? G m1 m2 अपॉन r। 4r गॉट इट? square. ठीक, हाँ सॉरी, मतलब r स्क्वायर, r इक्वल्स टू लिख दो आप 2r, और यहां से जब इसको स्क्वायर करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन भी है जो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको करवाया होगा जब ये पढ़ाया होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अब ये हमने क्यों पढ़ा? याद रखो जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज होगा। क्या बोला मैंने? जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज होगा। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज किया जा सकता है। तो जहां जहां मास प्रेजेंट होता है वहां वहां चार्ज होता है, चाहे बॉडी न्यूट्रल ही क्यों ना हो, उस कंडीशन में उस न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मास आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, उसी तरीके से जो चार्ज है वो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया? क्या लिखी हमने चार्ज की डेफिनेशन? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इसी को बोलते हैं चार्ज। ठीक, चलिए अब ये हमने क्यों पढ़ा, कोई बताएगा? इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी? चार्ज की डेफिनेशन पढ़ के निकल लेते और बोलते देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यही हमें डिफाइन करना है, व्हाई टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कैसे पता चला कि पॉजिटिव होता है, कैसे पता चला नेगेटिव होता है? कोई बताएगा कैसे पता चला? सर हाँ जी बच्चा पॉजिटिव बताओ। चार्ज हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ऐसे पता लगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम चार्ज के साथ होते थे तो वो रिपेल करते थे, लेकिन अगर वो ऑपोजिट चार्जेस होते थे तो वो अट्रैक्ट करते थे। तो इसलिए दो टाइप्स ऑफ चार्जेस हुए जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। कैसे पता चला कि वो जो दोनों चार्जेस हैं वो पॉजिटिव ही चार्ज है या वो दोनों नेगेटिव ही चार्ज है? आपने कहा वो बिल्कुल सही है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, लेकिन मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो कैसे पता कि ये पॉजिटिव ही होंगे और कैसे पता कि ये नेगेटिव ही होंगे दोनों? सर कैसे इसके लिए डिफाइन एक करोगे? स्टैंडर्ड लिए है, एक ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें तो फिर अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते तो वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको रिपेल करते तो वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, नहीं वो तो ओनली ग्लास रोड के केस में है ना, वो तो सर ओनली फिर मेरे ग्लास को रोड के पता और नहीं है। सिल्क क्लॉथ नहीं तो। ओके सो चलिए, हाँ, तो चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि चार्ज आया कहां से। ठीक, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इसी को बोलते हैं हम मास, और इसी को बोलते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक, अभी हमें पता नहीं है कि मास के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी। बच्चों समझ आया?
बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं। हाँ, बच्चों समझ आया? अभी हमें ये पता नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास तो हमें साफ दिख रहा है, वो हमारे सामने रखा है, इसका मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और डेंस्ड है इसका मतलब वो मास है। तो इतना तो हमें पता है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है। जो हमें नहीं दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे डिफाइंड हुआ। तो हमने क्या करा, इस पार्टिकल को कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल में डिवाइड कर लिया। कैसे? इसको हमने क्रश किया, बहुत सारे एलिमेंट निकले, लेकिन हमने जो मेजर क्वांटिटी में एलिमेंट्स थे उन्हीं को कंसीडर किया। वो थे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गॉट इट? समझ में आया? yes sir. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, केवल 3 ही, इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है इनको? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल इन्हीं को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हमने उठा लिए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में यही थे। अब हमने क्या करा, अब आपको पता चलेगा ग्रेविटेशन हमने क्यों पढ़ा। हमने सबसे पहले स्टडी की 2 इलेक्ट्रॉन पर। किस पर करी? 2 इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा गया, ठीक, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? yes sir. 1 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये ज्यादा छोटा भी नहीं होता, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, हम देख पाते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है। क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? ये है एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंटली अगर कोई भी चीज प्रूव होती है, इसका मतलब आप माने ना माने वो होता है। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हमने, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे। अब हमें इतना तो पता था, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जब हमने उठाया तो ये मास में से ही तो उठाया, तो इसका मतलब इसके पास मास होता होगा या नहीं होता होगा? yes sir. होगा, क्योंकि हमने क्या करा, इस ये जो मास है इसको हमने क्रश कर दिया। अब क्रश किया होगा तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ये डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जितना छोटा पार्टिकल हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मास तो कंसिस्ट करेगा ही। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, कितना होता है? 9.11 into 10⁻³ किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास होता है। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास था और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास था। अब मास हमें पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है, तो क्या हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल लेंगे? yes sir. कोई भी वैल्यू मिलेगी हमें, मिलेगी तो सही। किस तरीके से? एफ ऑफ जी किसके बराबर होगा? जी m1 m2 अपॉन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका r²। यहां से हम निकाल लेंगे एफ ऑफ जी, हमें मिल जाएगा। बच्चों समझ आया? yes sir. इस तरीके से हम, और जी की वैल्यू हमें पता है, दोनों के मासेस पता है, जी की वैल्यू पता है, दोनों के मासेस पता है, दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखें ये पता है, तो एफ ऑफ जी हमें मिल जाएगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो अट्रैक्टिव फोर्स हमें मिलना चाहिए था उससे कई ज्यादा हमें रिपल्सिव फोर्स मिल रहा था। ये जो एफ ऑफ जी हमें मिलना चाहिए था उससे कई ज्यादा क्या मिल रहा था? एफ ऑफ आर, रिपल्सिव फोर्स। कई ज्यादा क्या था? एफ ऑफ आर, रिपल्सिव फोर्स था। गॉट इट? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हमने, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? मास है। दोनों इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? मासेस हैं। ठीक, अब दोनों को हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जब रखा और ऑब्जर्व किया तो देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए था, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट किया था उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ना होकर उससे कई ज्यादा हमें क्या मिल रहा था? रिपल्सिव फोर्स मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था? रिपल्सिव फोर्स। ठीक, उससे कई ज्यादा हमें रिपल्सिव फोर्स मिल रहा था।
ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की स्टडी। अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन पे। किस पे चलते हैं? न्यूट्रॉन पे। चलो पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। एक हमने प्रोटॉन लिया, दूसरा प्रोटॉन लिया, दोनों को हमने अगेन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा। कितने डिस्टेंस पर रखा? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक, दोनों को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा। अब हमें पता है कि प्रोटॉन के पास भी मास होता है, तो दोनों प्रोटॉन के पास मास होगा। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ये आपको 1.67 सर्च करना है। बिल्कुल बिल्कुल, 1.67 जिसको पता है वो into ठीक है, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो खुद सर्च करके लिखेंगे। ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ, प्रोटॉन के पास भी मास होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी कहाँ से हमें मिला है? जब हमने इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्रश किया था। ठीक, तो इसका मतलब मास तो होगा। तो यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल रहा था उससे कई ज्यादा मिल रहा था हमें रिपल्सिव फोर्स। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन वाली हो रही थी। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मास का जो फोर्स है, मास की वजह से फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास की वजह से जो फोर्स है वो तो मास की वजह से, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये हमें डिफाइन करना है। गॉट इट? यस सर। एफ ऑफ जी है वो किसकी वजह से? मास की वजह से, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा एफ ऑफ आर किसकी वजह से। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने अब अगेन एक और एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास बचा हुआ है अभी। कौन सा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन हमने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। और जब हम दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, और कितना होता है ये आपने लिखना है। ये होमवर्क है, छोटा छोटा, है ना। तो यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर ओनली मास की वजह से अट्रैक्शन, जितना हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया उतना ही हमें अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ओनली कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? ओनली ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। किसके केस में? न्यूट्रॉन के केस में। तो इससे तो ये डिफाइंड हो गया कि न्यूट्रॉन के पास ओनली मास होता है, मास के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझ में आया? यस सर। बच्चों समझ में आया? न्यूट्रॉन के पास ओनली क्या होता है? मास, मास के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका मतलब न्यूट्रॉन हमारे पाथ से हट गया। अब हमने अगेन एक इलेक्ट्रॉन उठाया और एक प्रोटॉन उठाया, दोनों को जब हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि यहाँ पर जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए था, यहाँ पर जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए था उससे कई ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मिला। उससे कई ज्यादा, जितना मतलब एफ ऑफ जी होना चाहिए था उससे कई ज्यादा आपको एफ ऑफ ए मिल रहा था। एफ ऑफ ए का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आया? यस जितना सर। हमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा था उससे कई ज्यादा हमें अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा था। तो यहां देखो, पहले हमने 2 सेम पार्टिकल उठाए तो कौन सा फोर्स मिल रहा था? रिपल्सिव फोर्स। ठीक, लेकिन जब हमने 2 अपोजिट पार्टिकल उठा लिए तो वही रिपल्सिव किस में चेंज हो गया? अट्रैक्टिव में। किस में चेंज हो गया? अट्रैक्टिव में। और ये जो हमें बार बार एफ ऑफ ए मिल रहा था या फिर एफ ऑफ आर मिल रहा था, इसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स। ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इन्हीं फोर्स को क्या नाम दिया हमने? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जिनकी वजह से होता है उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया हमने? चार्ज। समझ में आया? क्योंकि इतने स्मॉल पार्टिकल में इतनी बड़ी क्वांटिटी का फोर्स जब मिल रहा है तो इसका मतलब वो आपको शॉक दे रहा है। क्या दे रहा है? शॉक दे रहा है। और इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया चार्ज। क्या नाम रखा गया बच्चों? चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट समझते हैं। तो ये कन्वेंशन है। क्या है? कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब आपके मर्जी की बात है।
हमें अच्छा लगा कि P4 प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। इसीलिए हमने प्रोटॉन को लिख लिया पॉजिटिव। इसमें अब कोई लॉजिक नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। और सर इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन को हमने लिखा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा हमने? नेगेटिव। बच्चा जो आपने पूछा, अगर उस टाइम हम बोल देते इलेक्ट्रॉन को, अगर हम पॉजिटिव बोलते उस टाइम, तो आज इलेक्ट्रॉन हम क्या पढ़ रहे होते कि पॉजिटिव होता है। समझ में आया? पूरा कंसेप्ट, हर कंसेप्ट बेसिक इनवर्स हो जाता। समझ में आया? लेकिन अगर आप आज के बारे में इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं बोलूंगा नहीं होता है। समझ आया? यस सर। अगर उस टाइम बोला जाता प्रोटॉन को नेगेटिव, तो हमें वही पढ़ना पड़ता आज। समझ में आया? यस सभी सर। बच्चों को क्लियर हुआ किस तरीके से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव Yes, sir. चार्ज को डिफाइन किया? और इसी को बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है नेचर ऑफ चार्ज, कि उस चार्ज की नेचर कैसी। समझ में आया बच्चों? समझ आया? यस सर। तो Yes, ये sir. था आपका। Please repeat. यस सर। बिल्कुल बच्चा, अभी रिपीट कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया, क्रश किया, 3 पार्टिकल उठाए, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर पर ऑब्जर्व किया, 2 प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जर्व किया, 2 न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जर्व किया, और फाइनली हमने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया। ठीक, जब हम सेम एलिमेंट्री पार्टिकल को पास में रख रहे थे, तो हमें बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स मिल रहा था, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्शन तो हमें पता है, उसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब हमने ऑपोजिट नेचर वाले रखे, तो वहां पर हमें अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स और ज्यादा मिलने लगा, जितना हम डिफाइन कर पा रहे थे। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफाइन होता है। प्रोटॉन को पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव। ठीक है, ये नेचर ऑफ चार्ज या टाइप्स ऑफ चार्ज भी इनको डिफाइन कर सकते हो। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ। सर हाँ जी बच्चा। सर एफ ए और एफ जी में क्या डिफरेंस है? दोनों ही तो अट्रैक्टिव चार्ज और अट्रैक्टिव फोर्सेस है। किस किस में? सर एफ ए और एफ जी में आपने ऊपर लिखा था ना बच्चा एफ जी मास की वजह से है, दिस इज ड्यू टू मास और दिस इज ड्यू टू चार्ज। समझ में आया? सर? यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है एफ एंड एफ आर, ये दोनों फोर्स को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फोर्स। गॉट इट? यस सर। क्योंकि ये चार्ज की वजह से। बच्चा समझ आया? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या मास आपका स्केलर क्वांटिटी होता है? मास की कोई डायरेक्शन होती है? सर इट्स अ बच्चों बताएं। क्वांटिटी। Sir, no direction. Sir, it is a scalar. ठीक है, तो चार्ज भी कैसा होता है आपका? स्केलर, क्योंकि मास भी कैसा होता है? स्केलर, इसीलिए चार्ज भी होता है आपका। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है सर? तो बच्चों इसके लिए आपको मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ना था। एक होता है स्केलर, एक होता है आपका वेक्टर। थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। ठीक, स्केलर का मतलब होता है कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल के लिए 5 आपका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म में, तो स्पीड भी आपका स्केलर होता है। ठीक है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस भी आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक,
उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। बच्चों समझ में आया? Yes, sir. सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, उन्हीं को बोलते हैं हम लाइक चार्ज। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, इसको बोलते हैं हम अनलाइक चार्ज। अट्रैक्ट each other. Opposite charge या opposite charges, same charges या opposite charges attract each other, same charges repel each other. ठीक, like charge एक दूसरे को repel करेंगे और opposite charges एक दूसरे को attract करेंगे। बच्चों समझ आया? Yes, sir. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास एक अच्छा सा फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपको याद रखना है। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने बीच में पढ़ा, ये कॉम्पिटिटिव विंडो है, इसे हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव विंडो। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्पिटिटिव विंडो। ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं, ये सब आपका कॉम्पिटिटिव विंडो में आएगा। गॉट इट? Yes, sir. अगर आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको कंपटीशन पे फोकस करना है तो आपको ये सब आना चाहिए। और यहाँ से हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का है ना, तो ये मैं बार बार आपको बताता चलूंगा कि एनसीईआरटी में क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ठीक, बच्चों समझ आ रहा है? Yes, sir. सभी बच्चों को समझ आ रहा है क्या? केवल एक या दो Yes, sir. बच्चे ही रेस्पॉन्स कर रहे हैं? Yes, sir. है ना, सभी बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। या यूं बोलो, चार्ज ऑन अ बॉडी या चार्ज is always in integral multiple form, not in fractional form. चार्ज जो होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, मतलब ऑलवेज जो चार्ज होगा वो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE की फॉर्म में होगा। समझ में आया बच्चों? चार्ज किस में प्रेजेंट होगा? ऑलवेज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE की फॉर्म में। So please repeat this point. बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। हाँ हाँ, बच्चा भी समझाते हैं आपको।
हाँ, तो हमारा जो पॉइंट है वो है चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में होगा। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो इंटीजर है, 1 2 3 हो सकती, समझ में आया। और जो E होगा, Q का मतलब है चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी। N का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस। E का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 19 कूलम। कूलम। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखा है या फिर सिर्फ प्लस लिखा है? प्लस माइनस NE। मैं बताता हूँ, अभी समझाता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होती है SI यूनिट ऑफ चार्जेस? कूलम। इसको पढ़ेंगे हम। कूलम, गॉट इट। इसको ये पढ़ा जाएगा। चलिए अब समझते हैं होता क्या है। चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, नॉट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। इसका मतलब चार्ज ऑलवेज किसी बॉडी पर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। किसी आपको बोलना है किसी बॉडी पर चार्ज कितना है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी पर चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगी। अब यहां जो लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा, थोड़ा सा समझे उसको। बच्चों ये समझ में आया Q इक्वल टू NE क्यों लिखा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चा। सर ये -1.602 आएगा या प्लस? मैंने कहा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओनली मैग्नीट्यूड की बात होगी, समझ आया? ओके सर। इसका मतलब चार्ज के नेचर की बात नहीं होगी, ओनली इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, समझ में आया? अब ये समझते हैं हमें पॉजिटिव कब लिखना है और नेगेटिव कब लिखना है। ठीक, मैंने कहा एक बकेट है, उस बकेट में जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। और इस बकेट का नाम है A। क्या नाम है? A फॉर एप्पल। बच्चों समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। और मैंने बाहर से एक नेगेटिव चार्ज लाकर इसके बकेट के अंदर रख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब इस बॉडी पर या इस बकेट के अंदर जितने पॉजिटिव होने चाहिए थे उससे ज्यादा क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस इज ग्रेटर देन एज पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका मतलब इस बकेट का नाम अब रखा जाएगा A-। क्या रखा जाएगा? A-। बच्चा समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों रखा गया A-? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और कैसे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? बाहर से हमने नेगेटिव ऐड किया। तो याद रखना, जब भी आपको वर्ड दिख जाए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिंग ऑन अ बॉडी, क्या वर्ड दिख जाए? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिंग ऑन अ बॉडी, इसका मतलब आपको कौन सा साइन यूज करना है? नेगेटिव। बच्चों समझ आया? यस इसका सर। मतलब जो आंसर होगा किसी बॉडी पर चार्ज Q इक्वल टू -NE लिखा है। अब आंसर किस में आएगा? आंसर आपका लिखा जाएगा -NE, या फिर यूं बोल दो
Q इक्वल्स टू माइनस एनी, ये लिखा जाएगा आंसर। समझ आया? लेकिन अगर मैं कहूं किसी एक बकेट में से जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इसमें अगर नेगेटिव भी हैं, और मैंने अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया और इस बकेट का जो नाम था वो अगर आपका कुछ B था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आ जाएगा बाहर की तरफ, और अंदर कितने बच जाएंगे? क्या बचेगा अंदर? सर ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब बकेट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब अगर आपको बोल दे स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग फ्रॉम अ बॉडी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन। जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू प्लस एन। समझ आया बच्चों? यस बच्चों ये चीज समझ में आई है नहीं आई, ये बताओ। यस सर। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा Yes, सा इसको sir, show आ करो। गया। ठीक है, इस तरीके से। ये है हमारी कंपटीशन विंडो, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ठीक, ये हमारी कंपटीशन विंडो है, चाहे आप लिख लें इसमें। हाँ, प्रॉपर्टी थी हमारी चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला आया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। अब प्लस साइन कब लगेगा? जब किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया। प्लस साइन तब लगेगा जब किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया कम, नेगेटिव चार्ज लो हो गए, तो कौन से चार्जेस ज्यादा होंगे? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे और उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा एक बार इसको रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। अब बच्चों आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई ओनली नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज को हमने क्यों सेपरेट करके रखा? इतनी जो बदतमीजी की वो नेगेटिव के साथ ही क्यों की? व्हाई ओनली फॉर नेगेटिव? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ व्हाई। सर बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। व्हाई ओनली नेगेटिव चार्ज? क्यों? अरे बच्चा आपको पता होगा, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, उसी के अंदर न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सही से बना लेता हूँ। सर वैसे Q लिख रहे हो या फिर थीटा? Q इज इक्वल टू एनी में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हम इस तरीके से लिखते हैं ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, किसी भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब मैं इधर से भाग कर आऊंगा, मैं सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करूंगा? इलेक्ट्रॉन से। क्यों? किससे इंटरेक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन से होगा नहीं होगा? सबसे पहले इंटरेक्शन किसके साथ होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। और मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन चलना है तुझे, वो बोलेगा चलना है तो मैं लेकर जाऊंगा, बोलेगा नहीं चलना तो मैं अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दूंगा। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। समझ आया? तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को याद रहे, कोई भी जो एटम होता है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है मिड पार्ट, और उसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। चाहे आप किसी भी एक छोटे से पॉइंट की बात करें, इसका सबसे हेवी पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस, जिसका सेंटर पार्ट होता है।
अगर आपने किसी भी एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया तो वो पार्ट जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है बच्चों? यस सर। किसी भी एटम के मिड पार्ट, सेंटर पार्ट, जो न्यूक्लियस होता है, उसको अगर आपने ब्रेक कर दिया तो उस कंडीशन में वो जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस पार्ट को कभी भी आप ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे कितना ही छोटा स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल की आप बात कर लो, कभी भी किसी भी पार्टिकल या एटम का न्यूक्लियस ब्रेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये कहां पर हमने पढ़ा? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप धीरे धीरे पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है? एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की, और जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है वो होती है। तो वाई ओनली नेगेटिव चार्ज? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी एटम, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर रहे हैं। बच्चों समझ आया? यस Yes, सर। yes, sir. बच्चों समझ में आया? क्यों हम पॉजिटिव, कब हम पॉजिटिव चार्ज यूज करेंगे, कब हम नेगेटिव चार्ज यूज करेंगे, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखे छोटा सा। किसने एक्सक्यूज मी सर बोला था? बच्चा मैं आपसे भी दोबारा बात करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको मैं होल्ड रख रहा हूँ, पहले एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ 10⁻18 number of electrons are added on a body, then find charge on that body. If 10⁻18 number of electrons are added on a body, then find charge on that body. हाँ जी बच्चा, किसी ने एक्सक्यूज मी सर बोला था, बताया? बोलो बेटा। कई बार होगा आपको एन की वैल्यू गिवन होगी डायरेक्टली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, कोई ऐड नहीं किया, कोई रिमूव नहीं किया, क्या आएगा? न तो कोई ऐड किया है, नहीं रिमूव किया है, तो उस केस में आपको पॉजिटिव में ही आंसर करना है, उसमें साइन की दिक्कत ही नहीं है। जब साइन ऐड और रिमूव की बात नहीं हुई, इसका मतलब साइन की दिक्कत ही नहीं है। एन की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले ये लिखेंगे कि गिवन क्या है। एन इक्वल्स टू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ओनली मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं है, इसलिए ओनली 10⁻18 लिखेंगे हम इसे। क्या हमें फाइंड करना है? चार्ज ऑन दैट बॉडी। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या हमारे पास, देखो, या तो कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला नहीं गिवन है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में वैल्यूज गिवन होती है ऑलवेज, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला या फिर इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी फॉर्मूला होता है, ठीक? लेकिन कैसे पता करेंगे कि कौन सा साइन लगेगा? कोई भी बताए, कोई भी बच्चा बताए कैसे पता करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इससे सिर्फ नेगेटिव ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इसका मतलब एक बॉडी है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, हमेशा ये करके देख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, इसका मतलब कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है? एन ई, तो माइनस एन की वैल्यू है 10⁻18, ई की वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है, तो माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 18, नहीं माइनस 19 प्लस 18,
क्योंकि इसकी पावर में माइनस में है और इसकी पावर पॉजिटिव है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, जो चीज आती है उसमें तो मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे -1.602 इंटू 10⁻⁻1। और जब भी पावर माइनस में होती है तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं सर। -0.1602। हाँ, तो इसको लिखेंगे हम -0.1602 कूलम, ठीक। दिस इज कूलम, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बच्चों? अब एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक। एक होमवर्क लिखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ 10⁻18 numbers of electrons are, ऐड किए थे अब रिमूव कर दे, number of electrons are removing from a body, then find charge on that body. Then find charge then find charge on that body, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करना है, ठीक। और एक और प्रॉपर्टी है जो लास्ट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं आपको वो बता देता हूँ। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कोई बताएगा? किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अ सिस्टम ऑफ टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे कुछ भी हो। अ सिस्टम ऑफ टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लिख लो इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है अ सिस्टम ऑफ total charge is always conserved। इसका क्या मतलब है आपको पता होगा। वैसे हम फ्रिक्शन वाला मेथड अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब भी हम, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, ये अगर आपके पास सिल्क क्लॉथ है और ये अगर आपके पास ग्लास रोड है, बच्चों एक क्वेश्चन भी आया था इससे कि अगर आप जब भी ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो आफ्टर रबिंग किस पर कौन सा चार्ज होगा, तो याद रखें सिल्क पर नेगेटिव चार्ज और ग्लास रोड पर जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो पूरा है ये आपका एक सिस्टम है, इस पूरे को बोलते हैं हम सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? सिस्टम। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को टच कर देंगे तो अगेन दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, ठीक। तो चार्जेस किसी भी सिस्टम पर कंजर्व होते हैं, न बढ़ते हैं न कम होते हैं। हमेशा किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, आपके डाउट्स हैं डाउट पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, एक बार रिवाइज करना पहले